तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहां से पढ़ के आप एग्जाम में 35 में 35 सही कर सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे और 35 क्वेश्चन तो आप यूं ही ऐसे बना जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि कहां हम बैठे हुए हैं। समझ लीजिए कि एग्जाम में यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपकी सपना है कि एग्जाम में 70 में 70 लाना है तो बस पूरे वीडियो में बने रहिए। आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि धुलाई के साबुनों में पूरक डाले जाते हैं सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। धुलाई वाला जो साबुन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा के नाम से जानते हैं, उसमें क्या सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स इन सभी को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और आप लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है कि ये बताइए कि धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा ये समझ जाइए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप लोग को बताना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगला देखिए क्या है, दिल के दौरे को उपयोग में होता है। देखिए जब रक्त का थक्का नहीं बनता है उस स्थिति में अगर दिल का दौरा लग जाता है तो उसमें किसका उपयोग होता है, पैरासीटामोल का कि एस्पिरिन का कि दोनों का कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब एस्पिरिन होने वाला है। जब क्या होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है उस स्थिति में क्या किया जाता है, दिल के दौरे को रोकने में किसका उपयोग किया जाता है, एस्पिरिन का। और ये मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा बात, ये देखिए ये दोनों जो होते हैं ये अस्वापक होते हैं। क्या होते हैं, अस्वापक वर्ग में आते हैं। और इन दोनों का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो आप लोग को याद रख लेना है कि पीड़ाहरी का काम करते हैं, मतलब पीड़ा के कम करने को काम करते हैं। पीड़ा मतलब क्या, कंकाल पीड़ा हो गया, बॉडी पीड़ा होगा, कंकाल समझते हैं, अगर हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है उसको कम करने में मदद करते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और मैं निश्चित कहता हूं कि ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या है कि एस्पिरिन किस रसायन से उत्पन्न होता है, प्रोस्टाग्लैंड की कि पेनिसिलिन की, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है एक नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ये नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। और पेनिसिलियम एक नोटेटम होता है और इससे कौन सा एंटीबायोटिक्स बना था, जरूर कमेंट करके बनाइए, बताइए। देखिए पेनिसिलियम नोटेटम से कौन सा एंटीबायोटिक्स बनाया गया था, जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि स्वापक पीड़ाहरी का उदाहरण कौन सा है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, मार्फिन है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब मार्फिन होने वाला है। देखिए स्वापक पीड़ाहरी का काम कौन करता है, तो मार्फिन करता है, याद रखिएगा। और ये मार्फिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्जरी, जैसे में आप लोग को पता है कि जब भी ऑपरेशन होता है उस स्थिति में किसका उपयोग किया जाता है, मार्फिन वाला मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या, ज़्यादा दर्द में ये मार्फिन दिया जाता है, लेकिन अगर कम दर्द रहता है उसमें पैरासीटामोल या एस्पिरिन दिया जा सकता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है, थायराइड से कि अग्नाशय से कि अधिवृक्क से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब अग्नाशय होने वाला है। अग्नाशय में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल पाया जाता है, एक बीटा सेल पाया जाता है। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और यह इंसुलिन क्या करता है, हमारे रक्त में जितना भी ग्लूकोज रहता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और यह ग्लाइकोजन जाके हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण किस बीमारी से बचित हो जाता है, तो आप लोग को याद रखना है, मधुमेह रोग से बच जाते हैं। तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सैकरिन है, एक चीनी है, मीठा मेमकर है, पॉलीयूरिन यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम है क्या लिपिड का काम करता है, कि प्रोटीन है, कि कार्बोहाइड्रेट, कि नॉन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब प्रोटीन होने वाला है।
एंजाइम क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये प्रोटीन होता है। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, और हमें भरोसा है कि आप लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आप चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको प्रॉपर आप देखते हुए चलेंगे ना, तो आप एग्जाम में इतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं करते हैं, और आपके एग्जाम में उतना बेहतर होगा भी। लेकिन हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ग्लूकोज क्या है, ट्राइयोज है, टेरिरेज है, पेंटोज है कि हेक्सोज है, तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। और इसका सूत्र क्या होता है जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है, ताकि आप लोग को फायदा होगा कि रिवीजन होगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मोनोसेक्राइड निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ग्लूकोज है कि फ्रुक्टोज है कि राइबोज है कि इनमें से सभी? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, प्रकार है, जो कि इससे छोटा नहीं होता है। अगर सबसे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन होता है? मोनोसेक्राइड। मतलब इससे और टुकड़ा नहीं हो सकता है, माने ग्लूकोज को और किसी में तोड़ नहीं सकते हैं, फ्रुक्टोज को भी और किसी में नहीं तोड़ सकते हैं, राइबोज को नहीं। इसीलिए इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। और मैं कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन 2025 में आएगा, और उम्मीद के साथ आप लोग इसको रखिए, ये जरूर क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और इसके साथ क्या है? सेलुलोज है, और इनमें से सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। देखिए ये कैसे बनता है तो मैं बता देता हूं। पॉलीसेक्राइड कैसे बनता है, तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉलीसेक्राइड बनता है। और जब भी पॉलीसेक्राइड को तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? तो स्टार याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे तो इससे हमें क्या प्राप्ति होती है? तो आपको प्राप्ति होती है मोनोसेक्राइड की। जैसे स्टार्च को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज हमें प्राप्त होगा, तो ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? मोनोसेक्राइड है। ये ग्लाइकोजन को भी तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? मोनोसेक्राइड है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओलिगोसेक्राइड का उदाहरण है? स्टार्च है, माल्टोज है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है। और देखिए सुक्रोज, जैसे माल्टोज को तोड़ेंगे तो माल्टोज को तोड़ेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, मतलब कितने जोड़े? 2। और इसको दो तोड़ेंगे अगर सुक्रोज को तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, याद रखेंगे। याद रहेगा आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है उसको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज की 2 इकाइयां प्राप्त होती है? सुक्रोज, माल्टोज, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सुक्रोज होने वाला है। सुक्रोज को जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो हमें क्या माल्टोज को तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज की 2 इकाइयां प्राप्त होता है। और माल्टोज टूटा किससे है? तो माल्टेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। माल्टोज को किस एंजाइम के द्वारा? तो याद रखेंगे, माल्टेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण है? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। इसको ऑक्जिलेट आयन के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा, यहां से पूछ देता है। ऑक्जिलेट आयन इसको बोलते हैं। तो ऑक्जिलेट आयन हो गया, यह क्या है? एथीन 1,2 डाइएमीन। ये दोनों के दोनों जो है ये क्या है? तो द्विदंतुर लिगेंड का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईडीटीए किस लिगेंड का उदाहरण है? एक दंतुर, बहुदंतुर, यहाँ पे सट डालिएगा, षटदंतुर, षडदंतुर। तो षडदंतुर का ही उदाहरण कौन सा है? ईडीटीए है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उभयदंती लिगेंड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में NO2, SN2, NO2। तो मैं बता दूं इसका भी राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको स्टार लगा रहा हूं कि 2025 में आएगा, और जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं प्लीज उसको ध्यान से आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या, इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना है? उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकलता है? तो आपको देखना है जो ये धातु है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये कितने जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है इसकी संख्या 3 जुड़ा हुआ है। लेकिन EN जो है ये द्विदंतुर लिगेंड है। कौन सा? द्विदंतुर लिगेंड है, इसीलिए यहाँ 1 के लिए 2 हो जाएगा। तो 2 कितने जुड़ा हुआ है? 3। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसलिए इसका राइट जवाब 6 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या दे रखा है।
इसका उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा? पीटी जो है ना, ये सीएल है, ये एक दंतुर लिगेंड है, आज जुड़ा है कितना? 6 गो। तो आपको राइट जवाब क्या हो जाएगा? 6। मतलब जितना केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ा रहता है वही क्या कहलाता है? याद रखिएगा कि वही आपको कहलाता है क्या चीज? उप सहसंयोजन संख्या। अगला है लेंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, 1 होती है, 2 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होता है आपको याद रखना है 18 नंबर का +3 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सॉरी, आप लोग +3 लगा लीजिएगा। अगला है कि एक्टिनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, 4 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो इसका राइट जवाब जो है ये 6 होने वाला है, इसका राइट जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितना होती है? 0.4, 6, 8, 10। तो मैं बता दूं कि ए नंबर बिल्कुल सही है। वही अगर पिटवा लोहा का बात करता तो आप याद रखिएगा कि पिटवा लोहा में कितना होता है? तो 0.2% होता है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पी ब्लॉक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, याद रखना है। और डी ब्लॉक में कितने? तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक में 14 और एस ब्लॉक में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये भी आप लोग को याद रख लेना है। देखिए जो भी मैं बताऊं ना एक्स्ट्रा, उसको भी याद रखा करिए, क्योंकि एक भी मैं फालतू का नहीं बताऊंगा। और जो भी बताया जाएगा आपको एग्जाम से रिलेटेड बताया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेस्ट करते रहिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।